एकता महिला विकास फाउंडेशन को जिस तरीके से आज यहाँ पे कुरैशी कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया था और जिस तरीके से आपने इनवाइट किए करने के बाद आपने अटेंड किया पूरा कॉन्फ्रेंस, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे कुरैशी समाज के सब प्लानिंग को लेकर और एकजुटता को लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शबीना सैयद है। मैं सोशल वर्क भी करती हूँ, सोशल एक्टिविटी में, और ये मेरा एकता महिला विकास मंडल है। मैं मुंबई से हूँ। यहाँ पे कुरैशी इसमें बुलाया था, उनके जो भी हुआ यहाँ पे मीटिंग हुई, पूरे इंडिया से अच्छे जाने माने लोग आए थे जो अपने आप में खास थे, जो अपने कौम को लेकर आगे चढ़ने बढ़ने का वो कर रहे थे कि हमारी कौम किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आए आगे। कुरैशी लेवल को लेकर उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने मुझे सैयद होने के बावजूद इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और उन्होंने इस तरह से कहा है कि हमारे साथ कुरैशी ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के हर तबके के लोग हर जो हमारे साथ ज्वाइंट हो और हमारे साथ आगे बढ़कर काम करे। जो हमारे एजुकेशन को लेकर हम दोनों ने बात की और हमारे ये जो यहाँ पर अभी वोटिंग अभी जो चलने वाली है अभी इलेक्शन के बारे में, तो उसको लेकर बात की कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से जागरूकता फैलानी चाहिए हमारे अंदर। हमारे जो बच्चे एजुकेशन नहीं है जो समाज में हमारे, तो हमारे जो हम लोग एक जिम्मेदार लोग हैं हमारे इलाके में, तो उन लोगों को हमारे जो एरिया में जो लोग ऐसे जो एजुकेटेड नहीं है बच्चे, उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अपने जिम्मेवारी पर वो करना चाहिए कि इन लोगों ने कहा कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और हमारे साथ ज्वाइंट होने के लिए हम मुझे भी इनवाइट किया कि ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग मुस्लिम हैं और हम लोग हर कास्ट के लोगों के साथ में हम अच्छा काम करें। और तालीमी लेवल पर आप कुरैशी समाज की महिलाओं को क्या संदेश देंगे ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद? तालीम के हिसाब से उन्होंने, जैसे हमारी पापा ने कहा कि हमारी लेडीज को भी कुरैशी इसमें आगे आना चाहिए, जो बहुत कम लोगों को उन लोगों को चांस देते हैं कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने स्कूल वगैरह की बुनियाद रखी और जिस तरीके से आज 50-50 हज़ार का डोनेशन दिया गया, तालीम को लेकर 50-50 हज़ार का डोनेशन दिया गया, बहुत ही अच्छा लगा उनकी अलमेजान स्कूल की तरफ से उनको। तो इस तरीके से एजुकेशन को लेकर एक हमको बहुत आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं अपने अपने इलाके में, राइशी इलाकों में, ये नहीं कि मतलब हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों को लेकर एक प्लेटफॉर्म मिले और आगे बढ़े और लोगों को मौका दे और इनके साथ ज्वाइन हो। शाकिर भाई के साथ तो मैं सैयद होने के बाद भी जुड़ी हुई हूँ और अपने मुस्लिम समाज को लेकर मुझे और लोगों के साथ और आगे अच्छे अच्छे काम करना है और लोगों को आगे लेकर जाना है। और मैं मेडिकल फील्ड में काम करती हूँ, मेडिकल फील्ड को लेकर, और मैं महिलाओं के सेल्फ डिफेंस को लेकर, लड़कियों में जो भी जागरूकता फैलानी चाहिए, जो अभी सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, तो उसको लेकर मैं सेल्फ डिफेंस को लेकर निर्भया स्क्वाड मुंबई पुलिस के साथ भी ज्वाइन हूँ। अगर किसी को हेल्प चाहिए मेडिकल फील्ड में, किसी बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं जो गरीब समाज के लोग हैं, उन लोगों को एक हम लोग गाइडलाइन करते हैं और किस तरह से उनको 40-50% डिस्काउंट दिलवाते हैं ऑपरेशन वगैरह को लेकर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं और मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ जुड़ूँ और मेरे साथ भी और लोग जुड़े और अपने कौम का फ़ायदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और उन्होंने मुझे बेस्ट सोशल वर्कर ट्रॉफी से भी नवाजा, थैंक यू सो मच शाकिर और उनकी कुरैशी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिकलकर सर भी मौजूद है। तो सर आप क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से आज कुरैशी जमात और काफ़ी सारे NGOs और दीगर लोगों ने आके शिरकत करे, और सर आप अपना नजरिए से आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाकिर शिकलकर, महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम का फाउंडर प्रेसिडेंट। आज हम लोग यहाँ मुंबई में कुरैश कॉन्फ्रेंस के एक अधिवेशन में, महाराष्ट्र स्तर के अधिवेशन पर शामिल हुए थे प्रोग्राम में। और इस कुरैश कॉन्फ्रेंस से हम लोग मैं खुद करीबन 6 महीने से जुड़ा हूँ और इनके जो प्रोग्राम्स है, इनका जो मिशन प्लान है वो बहुत बढ़िया प्लान है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर पहले अपने बिरादरी को मजबूत बनाए और बिरादरी को मजबूत बनाकर पूरे मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को और इस देश को मजबूत लाने में इनके जो इरादे है, और ये इरादे मजबूत है। और उन्होंने एक्शन प्लान में ही शुरुआती पहले साल में ही बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स लिए हैं। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि कुरैश कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी ताकत है कि इनके पास एक लॉयर्स की अच्छी खासी टीम है, अच्छे खासे कारोबारी लोग हैं, एक्सपर्ट्स है, हर तरह के एक्सपर्ट्स इनके साथ में है। महाराष्ट्र में हम लोग पूरा स्टेट में काम करते हैं, इनका और हमारा एक सहयोग भी है। तो वो उन्होंने हमारे बहुत सारी बातें हुई है और महाराष्ट्र माइनॉरिटी का जो ओवरऑल 15 पॉइंट मिशन प्रोग्राम है उसको लेकर भी आज रोशनी डालने के लिए मुझे यहाँ पर इनवाइट किया था। इसलिए मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ऐसे ही बिरादरी के पहले तंजीम मजबूत होना चाहिए और सभी तंजीमों के साथ एक जुड़कर हर आदमी को एक साथ एक होना चाहिए। जज़ाकल्लाह। सर आप क्या बोलना पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी अब्दुर्रहमान कुरैशी, महाराष्ट्र
कुरैश कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे जो कुरैश कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है, उसका मकसद ये है कि कौम में बेदारी पैदा हो, एजुकेशन में बढ़ावा हो, हमारे बच्चे पढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, सर्विसों में जाए। इसी के ताल्लुक से जो महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी में हम लोगों को शामिल किया गया है, हमारी कोशिश ये है कि हमको एससी में दाखिल किया जाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया हुआ है हमारे शमसुद्दीन शेख साहब ने, और हम भी कोशिश है कि जो पुराने ज़माने के अंदर जागीरें दी जाती थी बादशाहों के ज़रिए से, वो ख़त्म हो गई है मुसलमानों में। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान में हमको आरक्षण दिया है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमने उस बेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमारे IPS अधिकारी जो अब्दुल रहमान साहब आए थे, उन्होंने भी इस पर फोकस किया है कि भाई आप लोग OBC से SC में जाने की कोशिश करें। जो लोग SC की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करें। तो मैं अपनी टीम के तरफ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पूरी ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस की तंजीम की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की बिरादरी की तरफ से मैं कोशिश हूँ कि हम इसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तन मन धन से जहाँ ज़रूरत पड़ेगी कौम को, हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। तबस्सुम कुरैशी बॉम्बे से, और ये जो तंजीम अब स्टार्ट की गई है वो इसीलिए लाई गई है कि जो कुछ भी हमारी सोसाइटी में मुस्लिम कम्युनिटी और कुरैश कम्युनिटी को लेके जो भी हमारे डिसएडवांटेज जो हमको नहीं मिल पाते, या हम अवेयर नहीं है पॉलिटिक्स को, और बाई लॉज हम नहीं जा पाते, इसीलिए हमने तंजीम को स्टार्ट किया है। और इंशाल्लाह धीरे धीरे ग्रेजुअली हम इस पर काम करेंगे और सारी जितना हो सकेगा जो तंजीम को आगे बढ़ाएंगे। और एजुकेशन को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि तंजीम एजुकेशन की कोई उम्र नहीं है। हम कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन कब तक? सिर्फ शादी से पहले या शादी के बाद? क्योंकि मैंने भी अपनी तालीम, अपना लॉ जो है, मैंने BLS LLB जो डिग्री ली है वो शादी के बाद ली है। आई वॉज टीचिंग प्रोफेशन बिफोर माई मैरिज। तो मैं चाहूँगी कि आप शादी के बाद भी लड़कियों को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बिजनेसमैन भी है तो भी आप एजुकेशन से जुड़े, क्योंकि एजुकेशन आपको अवेयर दिलाती है पॉलिटिक्स लेवल पे, सोशल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको अवेयरनेस आती है कि क्या होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमारी अनअवेयरनेस की वजह से हम पीछे रह जाते हैं और इसलिए हमारी कम्युनिटी का मिसयूज होता है, लोग अपने लिए कुछ कर नहीं पाते। मैडम, अभी तक आपके जो लीगल टीम के हिसाब से आपने कितने स्टेट्स में अभी तक आपकी टीम है ना मुहैया है कुरैशी समाज को लेकर? जी, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपकी कॉन्फ्रेंस में बात हुई है, आपने देखा कि यहाँ से और कई स्टेट से लोग आए हैं, एडवोकेट्स भी आए हैं, और वहाँ मेरठ से लोग आए हैं, बिजनौर से आए हैं। तो कई लेवल पे अभी काम स्टार्ट किया है, लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह तंजीम बहुत आगे जाएगी और काफ़ी काम हम करेंगे। मैडम, ये दोष बाजार के केसेस को लेकर, इसके अलावा जो भी कुरैशी समाज के जो भी ऐसे इंटरनल केसेस होंगे, क्या लोग उनको लेकर भी आपके पास आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, बेशक आ सकते हैं, क्योंकि हमारी तंजीम जो है, ये जो फाउंडेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर लेवल पे काम करेगा। एजुकेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे लेके, शादी को लेके, डाउरी को लेके, डिवोर्स को लेके, हम हर लेवल की जो लाइफ टाइम की जो हमारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उन सब पे ये तंजीम काम करेगी। मैडम, आपकी लीगल टीम की तरफ से आप नॉन कुरैशी जो है उनको आप क्या आह्वान करेंगे? जी, मैं चाहती हूँ कि हमारी कुरैशी बिरादरी इस संगठन को लेकर इतना काम करे कि अदर कम्युनिटी के लोग भी हमसे सीखें और जुड़े और इससे सीखें। तो हमारा जो विजन ऑफ मुस्लिम से 2024 जनरल इलेक्शन, उसके बारे में बातचीत हुई है। हमारा जो मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन है इस देश में, उसके हिसाब से उनकी कम से कम जो है 78 पार्लियामेंट में सीट होनी चाहिए, जो कि अभी 30 से भी कम है। तो हमारा 70% शेयर कोई और ले रहा है, जिसमें हमारा हक है। अब ये क्यों जा रहा है दूसरे के पास? जब बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने ये बताया कि सबका रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है, तो उसमें सोचना पड़ेगा, उन मुद्दों को सामने लेके आना पड़ेगा, नेशनल इशू पे बात करनी पड़ेगी। हमें एक संगठित होके अपने जो विचार से, तो उन विचारों को पब्लिक के सामने लेके आना पड़ेगा। सर, जिस तरह से सर गोश्त का, बीफ का या कोई चीज़ का सर जिस तरह से बिजनेस होता है, तो उसमें सर मुस्लिम 20% होते हैं, जिस तरह से मैंने सुना, या 30% होते हैं। लेकिन बाहर के जो बड़े मतलब नॉन मुस्लिम्स लोग होते हैं, वो लोग बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन
गरीब मजदूर को पकड़ा जाता है मुस्लिम जिस तरह से बीफ वगैरह के या कोई चीज़ के मामलात में, तो ये सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जितने भी ये प्रिजर्वेशन लॉज हैं, जो प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल्स लॉज हैं, आप देखिए इसमें जो सेलर ऑफ एनिमल है उसका भी गुनाह है और जो परचेजर है उसका भी गुनाह है। यहाँ पर परचेजर के खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, मगर जो सेलर है, किसान है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो कुरैशी कम्युनिटी से नहीं है। जिसकी मीट इंडस्ट्रीज है वो कुरैशी कम्युनिटी से नहीं है, मगर उसका लॉस जो है, इकोनॉमिक लॉस किसान को भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है, जो बिजनेस जिसकी इंडस्ट्री है और जो ट्रांसपोर्टर है उसको भी हो रहा है। तो लॉज इस तरीके से बने, उनका ये सोसाइटी को बताने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये कुरैशी कम्युनिटी मुस्लिम नहीं है, ये जो मीट ट्रेड है ये 18 करोड़ लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। 18 करोड़ कुरैशी नहीं है, वो तो 1 करोड़ भी जो है इस कारोबार में नहीं है, तो ये 17 करोड़ लोगों का लॉस हो रहा है। तो ये उनके अधिकारों का, उनके प्रिजर्वेशन का वो बड़ा मामला है और सरकार को इन 18 करोड़ को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, उनकी बात को सुनना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर को भी रिलीफ देना पड़ेगा। सर जिस तरह से सर कभी बकरा ईद का या कोई ऐसा मौका रहता है सर, जिस तरह से तो गरीब गांव के लोग जो होते हैं वो अपना बाड़े वगैरह में सर जानवर उतारने के लिए लाखों रुपए लगा के कर्ज लेके आते हैं, उनकी गाड़ी रोक दी जाती, तो सर वो अक्सर तौर पे ना वो मुकम्मल तौर पे काम नहीं हो पाता है सर। तो सर आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बड़ा मसला होता है कि हर बॉर्डर के ऊपर जो है काफ़ी सारे नेता या एनजीओ या काफ़ी सारे लोग जिद्दोजहद में लगे हुए रहते हैं। नहीं, हमने बताया ना कि अगर हम ये बताएंगे समाज को, इस पे रिसर्च हो, इस पे जेएनयू के लोग, इस पे आईआईटी के प्रोफेसर ये रिसर्च करें कि ये जो सडनली आप बैन लगाते हैं, सडनली गाड़ी रोक लेते हैं, ये एक बड़ा मामला है। जब रिसर्च होगी इस पे और पता चलेगा इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितने सेक्शन से मुतासिर हो रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम मुतासिर नहीं हो रहे, सिर्फ कुरैशी मुतासिर नहीं हो रहे, तो वो पूरे देश को, सोसाइटी को पता लगेगा, सरकार उसमें हड़कंप में मचेगा और वो सही लॉज बनाएंगे। तो लॉज सही बन रही है और जो हमारा पॉलिटिकल हाशिए पे गए, जब भी आप पॉलिटिकल हाशिए पे जाते हैं तो आपके कारोबार तबाह होते हैं, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई रहता नहीं। तो वहाँ पर आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तो आपकी आवाज़ उठा पाएंगे। तो हमने दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे भी वर्क कर रहे हैं, ये हार्श लॉस की ये भी बता रहे हैं कि इन हार्श लॉस से किस किस को नुकसान है। सिर्फ बूचर्स को नुकसान नहीं है, सिर्फ कुरैशी कम्युनिटी को नुकसान नहीं है, इससे सारे लोग जो है मुतासिर हो रहे हैं। तो ये बात जब होगी तो फिर कोई ना कोई अच्छे इस पे सॉल्यूशन निकलेंगे। Dr. Azizuddin Khan, currently professor in psychophysiology and cognitive psychology in the Department of Engineering and Social Science at Indian Institute of Technology, Mumbai. He is heading psychophysiology laboratory. He was visiting faculty at the Department of Psychology, University of Jayagalia, Finland, from August 2004 to December 2005. University of Unica, educator, Department of Psychology, University of Warsaw, Poland, 2018. He has research interest in the field of mental health, depression, polar research. में उनके सभी तरह के एजुकेशन के बारे में कमाल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ मैं बांद्रा ओपा कम्युनिटी और बांद्रा खिदमत ग्रुप से। हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हर इंसान जो है सोशल वर्क का काम कर रहा है अच्छी तारीख में,
और हमने भी एक छोटा सा ये किया है कि इसके ऊपर हम लोग जो है तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बहुत से एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, लेकिन मेरा हम लोग का मेन फोकस जो है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आज की तारीख में डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब प्रॉब्लम बन चुका है और एक बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं। हर इंसान जितने भी है, माइनॉरिटीज को मैं की बात कर रहा हूँ, सबके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है ही। कोई ये नहीं बोल सकता है, नहीं कि मैं समझता हूँ कि 90% आई कैन से 90% एकदम चैलेंजिंग मैं कह सकता हूँ। हमारे सर बैठे हुए जाकिर शिकलगर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ MMNF माइनॉरिटी के, ये सब चीजें हमने इनसे हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग इसके ऊपर एक जज्बाती रोल अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारी टीम वर्क है और ऐसे ही खाली अल्फाजों के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सर से बोला था पहले कि मैं सिर्फ ज्यादा नहीं 2 से 3 मिनट बात करूंगा, लेकिन ये मुद्दे की बात ऐसी है कि इसके ऊपर हमको बहुत फिक्र करना है, क्योंकि हमारी माइनॉरिटी आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत परेशान हाल में है और परेशानी वो अपनी खुद ही से वो दावत देती है। अगर डॉक्यूमेंट्स हमारा सही रहेगा तो हमारे जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए दे आर एलिजिबल। अगर हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे कि अभी बहुत से कार्ड वार्ड निकले हैं, अगर हमारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो हमारे कार्ड बनेंगे और हमारे को मेडिकल के बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी जैसे कि हम लोग खाली BMC का रुख करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि BMC हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी हम लोग फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये सब हम लोग का हक है। हम लोग ऐसा नहीं कि उनके पास जाकर के कुछ मांग रहे हैं, ये हमारा सब हक है। तो ये कैसे हम लोगों के अंदर आएगी, इसकी लगन कैसे आएगी, प्लीज बताइए जरा, कैसे हमारे अंदर आएगी ये लगन, क्योंकि मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं यहाँ पे मेरे से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, मैं थोड़ा सा सवाल कर रहा था, 1 मिनट खाली लगेगा इसमें, मुझे बता सकते हैं कि ये चीज हमारे अंदर कैसे आएगी सर? एनीवन प्लीज। एक दूसरे को जागरूक करके, हाँ ये एक दूसरे को जागरूक करके, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। हेलो, एक दूसरे को जागरूक करने के अलावा कुछ सेंटर्स वगैरह अगर हम लोग मुंबई में खोल के अपडेट कर देते हैं हम लोगों को, तो वो लोगों को पता रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन के असिस्टेंस के लिए हमको कहाँ पर जाना है। अदरवाइज हम लोगों का आपसे मुलाकात आज हुई कल नहीं हुई, एड्रेसेस वगैरह अवेलेबल है नहीं है। मुंबई में बहुत सारी जगह पे लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन हमको अपडेट किस तरीके से करना है। तो हमारा मेन मुद्दा है कि ये भी होना चाहिए कि हम लोग कुछ ऐसे सेंटर खोल के रखें परमानेंट या टेम्पररी, जो आम पब्लिक को पता रहे, वो जाके अपने डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करें। इसके और एक सजेशन है, और हो भी रहा है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर या कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर हर मस्जिद और हर मदरसे में खोला जाए और उस एरिया के लोगों का सर्वे किया जाए, जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करके वहीं से वो ऑफिस से जो है वो सब डॉक्यूमेंटेशन जो करेक्शन की जाए और गवर्नमेंट्स के जितनी भी सहूलतें होती है वो सहूलतें उस ऑफिस से लोगों तक पहुंचाई जाए, जो कि हम कर रहे हैं। MMNF जो है महाराष्ट्र में अभी यही कर रही है। हमारा मेन मुद्दा है, हम और एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि मुसलमानों में जितनी बेवा औरतें हैं और उनके बच्चे 18 साल के अंदर के अगर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर से पर बच्चा 2250 रुपये महीना उसको मिलता है। अगर 2 यतीम बच्चे हैं तो 4500 रुपये, और जो बेवा है उसको 1500 रुपये गवर्नमेंट से मिलते हैं। गवर्नमेंट की कई ऐसी सहूलतें हैं, मगर हमारे तक वो यानी मालूमात नहीं होने की वजह से लोग उसको उठा नहीं पाते। और माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर और कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर यानी CDC MDC, इसके जरिए से ये आसानी से किया जा सकता है, जो हम कर रहे हैं। शुरुआत हमने यहीं से किए थे आज से 2 साल पहले, अदरवाइज आई वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ दिस। फिर पता चला जब इसकी गहराई में गए, सर से हमको पता चला माशाल्लाह। तो आज अल्लाह के फजलो करम से हमारे जगह जगह सेंटर बने हुए हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से हम लोगों को एक NGO ने एक मोबाइल गाड़ी इसके लिए गिफ्ट दी है कि भाई आप ऑल ओवर बम्बई जाइए, जहाँ पे हम लोग कैंप लगा सकते हैं। अभी हमारा कैंप रिसेंटली चल रहा है जोगेश्वरी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 200 केस आज सॉल्व हुए। इस तरह से हमारे कैंप लगते रहते हैं, तो हम लोग की सर्विस आपके लिए अवेलेबल है। बस यही कहना था मुझको, जब भी आपको सर्विस की जरूरत हो आपके एरिया में या टीम वर्क के हिसाब से भी हम लोग आ सकते हैं, गाड़ी भी लेके आ सकते हैं और इसमें हमारा पूरा समर्थन रहेगा। और ऐसे ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वी हैव एक्सपर्ट ऑफ दिस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, बोलने का मतलब ये है कि इसकी फिक्र करें, इसके अंदर भी जागरूकता लाए। हम लोग सब लोग कर रहे हैं NGO के हिसाब से काम, अपने अपने जो एजेंडा लेके चल रहे हैं, ठीक है।
बट ये बेसिक है। अगर हमारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो कल को हमारे को जो प्रॉब्लम आने वाली है इंशाल्लाह हमारे के उसके लिए हम लोगों को है ना इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। एक क्वेश्चन मुझे पूछना साहब आपसे जी, ये जो आप जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई में है या और पैन इंडिया में? अभी तो फिलहाल जो है ना पैन इंडिया का भी है हमारे पास। हमारे एक एक्सपर्ट यहाँ पे अभी है नहीं, अब्दुल रशीद परदेसी, तो वो पैन इंडिया के हिसाब से भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी जो है तो सिर्फ बम्बई के हिसाब से हो गया बस। ये आखिरी सेंटेंस वो हमारे जो एक्सपर्ट अभी यहाँ है नहीं, वो कहीं आउट ऑफ है, तो उनके अंडर में हम लोग करते हैं यहाँ पे अभी काम। वो पैन इंडिया भी करते हैं और इस तरह से भी करते हैं सब जगह। ठीक है सर, तो हम लोग इंशाल्लाह सर्विस दे देंगे आपको जब भी आप। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। की है और उसमें जो टॉपिक मेंशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बेसिकली वो नीड ऑफ द आवर भी है। मुझसे कहा गया था कि आप ये एक टॉपिक है कि आजकल स्पेशली 2021 में ये रिपोर्ट आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि हमारा जो एजुकेशन में जो शेयर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो कम हो रहा है। अराउंड 1,80,000 कम हुआ है फ्रॉम 2019 टू 2021। तो मुझे कहा गया है कि इस पर कुछ बातें शेयर करें और मैं चाहूँगा कि मैं इस पर कुछ बात करूँ। और आप लोगों तो खुद इतने काबिल और अक्लमंद लोग हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या करना चाहिए। बट एक दो पॉइंट मैं भी बताना चाहूँगा कि क्या किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग जो स्पेशली जो वेल अवेयर पीपल हैं वो बहुत कंसर्न है कि ये कैसे हो गया कि अराउंड 8.5% स्टूडेंट कम हो गए 2029 से 2021 में, और ये कॉज ऑफ कंसर्न भी है। बट मेरे मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इतना कंसर्न की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हुआ। वन ऑफ द रीज़न वाज कोविड। तो हम लोग खुद ही वनरेबल एक तरह से एक सेक्शन है जो काफ़ी वनरेबल है। तो वो एक तो कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं, इतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो उनको ड्रॉप आउट होना ही था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी दिस टू वेयर द बेसिक रीजन दैट दिस ड्रॉप वाज ऑब्जर्व। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लेसेंट हो जाए हम लोग की ठीक है अभी कोविड था तो हो गया लेकिन फिर पिकअप कर लेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम लोग देख रहे हैं कि जब क्लास 1 to 5 की बात आती है तो हमारा शेयर काफ़ी अच्छा होता है। जो एज पर इंडियन पॉपुलेशन हमारा 14.4 सम काइंड ऑफ अलग एज ए मुस्लिम पॉपुलेशन। बट जब बच्चों का देखते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन में इनका कितना पार्टिसिपेशन है वो अराउंड 15.52 है, जो कि कंपेरेटिवली अदर कम्युनिटीज से हमारा बेटर है। बट एज सुन एज चाइल्ड गोज फ्रॉम 5th grade to 6th and onwards हम लोगों का ग्राफ नीचे गिरता जाता है। और सबसे ज़्यादा ग्राफ जो है वो है 11 to 12 के बीच में। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये सोचना मतलब ध्यान देना चाहिए कि ये कोई नई फिनोमेना नहीं है। हम लोग बहुत फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड वी वर बैकवर्ड व्हेन इट केम टू एजुकेशन, लेकिन स्लोली काम हुआ है और अच्छा खासा काम हुआ है। हम लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और उसको हम कैसे रोकें। सबसे पहले तो हम लोगों का जो है एक ये कॉम आई विद द वर्ड टू रीड, बट हम उसको कल्चर नहीं बना पाए। एजुकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ कल्चर, बेसिकली एजुकेशन इज कल्चर। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे कि एजुकेशन की इर्द गिर्द हमारा सब कुछ मूव करे डे टू डे एक्टिविटीज़। हम में से आप लोग कितने लोग होंगे जो अपने बच्चों को छोड़ने और लेने जाते होंगे? बहुत कम होंगे, पेरेंट्स स्पेशली। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग हमारी परवरिश किस तरह दे रहे हैं अपने बच्चों को। पेरेंटिंग जो है हम लोगों की बहुत खराब नहीं कहेंगे बट अप्रोप्रिएट नहीं है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। और कोई चीज़ों में होंगे तो पेरेंट्स उन पर हावी हो जाएंगे और वो प्राइमरी हो जाएगा। बट जब एजुकेशन आता है तो लगता है कि ये सेकेंडरी एक्टिविटी है, कोई छोड़ देगा, बच्चे अपने आप चले जाएंगे, सो ऑन।
तो वो एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन अपने आप में कल्चर है, ये कल्चर का पार्ट नहीं है। जब तक ये मेंटलिटी नहीं आएगी तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं। कितना भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो हमारा, अभी बोल रहे थे वो भी क्वाइट करेक्ट थे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हमें हेल्प दे सकता है सर्टेन लेवल तक। जैसे उन्होंने कहा कि बिल पास नहीं होंगे, लेकिन अगर हम एजुकेशन में होंगे तो हमारी बात हर कोई सुनेगा, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, वेरेवर वी आर। तो हमें ये चाहिए कि एजुकेशन को प्रायोरिटी ना दे करके बल्कि इसको एक कल्चर बनाए। प्रायोरिटी कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से ये की है, बट ये हमारा इकोसिस्टम होना चाहिए कि एजुकेशन इज ए इकोसिस्टम, विद इन दैट वी आर डूइंग सर्टेन एक्टिविटी। और दूसरी चीज़ हमें ये छोड़ना पड़ेगा कि एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो लगेगा कि नहीं, हम खुद मतलब ऑब्जर्व किए हैं और जो जिस बैकग्राउंड से मैं ज़्यादा बच्चों को पढ़ा कर क्या करेंगे, एजुकेशन तो मिलेगा नहीं, इसलिए उनको शुरू से कुछ स्किल दो जिससे कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। लेकिन उसमें एक फ्लॉ है बेसिकली, टू सम एक्सटेंट दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन एंड नॉट सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, बट हम लॉस में इसलिए हैं क्योंकि ये हमारा एक स्मॉल पर्पस सॉल्व कर रहा है कि भाई बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, कुछ सीख लिया, लेकिन हम उसमें ग्रोथ नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट से ना जोड़ करके, बल्कि एजुकेशन ये मान लीजिए कि इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, वो हमें हर जगह पे वही फैसिलिटी देगी जो हमें एम्प्लॉयमेंट में जाकर के मिलेगी। वो अच्छा इंसान बनेगा, अच्छा मुसलमान बनेगा, अच्छा क्या कहते हैं बिजनेसमैन बनेगा, वेरेवर ही कहीं भी होगा वो अच्छा ही करेगा। ऐसा है, हो ही नहीं सकता है कि बंदा एजुकेटेड हो और वो खराब करे। हाँ, हो सकता है एक आध एग्जाम्पल जैसे एक्सट्रीम केसेस हर जगह होते हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से आप बता सकते नहीं वो बंदा तो एजुकेटेड था पर नहीं कर पाया, उसके 100 रीजन्स होते हैं। दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड चीज़ है ये है कि जब हम जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बने उसमें हमें ये चाहिए कि आज जो हो रहा है, जब नेक्स्ट मीटिंग हो, स्पेशली हम एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं क्योंकि हमारी एक्सपर्टाइज नहीं दूसरी चीज़ में, हम देखें कि कितना हमारा फ्रॉम स्टेज ए एंड बी जब हम आए नेक्स्ट टाइम पे जब ये मीटिंग हो रही है, कितना हमने प्लान किया था और कितना हम अचीव कर पाए। या तो ये कीजिए कि भाई आफ्टर एवरी मीटिंग और यू कैन फिक्स अ डेट इन अ ईयर एंड सी लास्ट 365 डेज हमने क्या अचीव किया। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होंगे, लेकिन जो जैसे मैंने कहा फुल पोटेंशियल वो नहीं आ पाएगा। आप कुछ भी करेंगे जब तक कि हम ये देखें कि भाई हमारा ऑडिट है अपने काम करने का, हम अपने काम को ऑडिट नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। दैट इज थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग इज कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम तो हम ये ना ये समझे कि एजुकेशन का मतलब ये है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, बट वहीं तक अगर महदूद रहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। और उसके लिए हमें ये करना चाहिए, जैसे बिगिनिंग में मैंने थोड़ा इंडिकेट किया था कि भाई इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जहाँ भी हैं जिस स्टेट में हैं वो डिमांड करें, वो तो हमारा हक है, करना चाहिए। कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ भी है। तीसरी अलग चौथी चीज़ ये है कि अभी तक जो हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप किए, दो ही ऐसे हैं बड़े जो बहुत अलग सक्सेसफुल रहे। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दूसरा जामिया मिलिया। उसके करस्पॉन्डेंट में अभी तक हम लोग पिछले 75-80 ईयर्स हम और 100 ईयर्स उस तरह से नहीं कर पाए, बल्कि डी जनरेशन हुआ। जो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे अरबिक जो मदरसे थे, जो उनका रुतबा था उसमें डी जनरेशन हुआ है, ना कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है।
तो जब मैं कह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कंडीशन कि हम किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाएं, उसमें से एक चीज़ जो मुझे दिखती है, जो कमी खलती है कि नॉन मुस्लिम जो एम्प्लॉय हैं वो लेने में हिचकते हैं। अगर कोई मुस्लिम इदारा है और जो लोग कुछ कर रहे हैं तो बहुत एक परसेंटेज बहुत कम है। हमें चाहिए कि जिस तरह से मुस्लिम काम कर रहे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, उसी तरह से जब तक ये मिक्स जो हमारा कल्चर ही मिक्स कल्चर है, गंगा जमनी बोलते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप रन कर रहे हैं या आप हेल्प कर रहे हैं, अगर वहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ के नहीं है, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर वो एक सर्टेन पीरियड के बाद फिर वो लगता है कि ये तो हमारा है और हम जैसे चाहें उसको ऑपरेट करें। तो ये चौथी और बल्कि मैं कहूँगा नॉट मेजर बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो भी आप एग्जिस्टिंग इदारे हैं उसमें आप हायर कीजिए। यही रिपोर्ट जो है, जो मैं अभी जिस तस्वीर कर रहा था, दिसंबर में आई है, उसमें ये था कि जब सलाम आ जाइए तो उन इदारों में जब तक हम पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर के नहीं हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ के नहीं करेंगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। और यही नहीं है कि उनको एज ए मैनुअल वर्कर की तरह रखिए, उसको डिफरेंट पोजीशन पे रखिए और ये उनको काम करने दीजिए। जब तक ये चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तब तक हम नहीं समझते हैं कि हम कामयाब होंगे अपने एजुकेशन गोल में। खासकर जो अभी जिस यहाँ पे हम हैं, आप लोगों की और ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोगों के नाम कुरैश हमारे नबी के नाम से है। तो आप लोग इसको ऐसे नॉट ओनली जस्ट कि क्या कहते हैं कि जस्ट एक स्मॉल एक्टिविटी को लेकर चलें, आप ये समझें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसको एक्सपेंड कीजिए, बट ये मानकर चलें कि हमें लीडिंग पोजीशन लेना है। और ये अल्लाह का कारण है कि कुछ कम्युनिटी जो है मुसलमानों में पैसे की कमी नहीं है और मनी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। तो उस मनी का एक सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए और जो हमारे एल्डर्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन के लिए कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। प्लस हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉन्स्टेंटली डिमांड करते रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर एक स्कूल खुला है, एक कॉलेज, एक आप यूनिवर्सिटी खोल के रखे हैं, अगर रोड सही नहीं है, हम कभी ये ना सोचे कि हम क्या कहते हैं कि अगर ये हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वी हैव गॉट अ फ्रॉम, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उनको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कीजिए और एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा हिंदुस्तानी बनने की कोशिश करें और बल्कि ट्रेन करें लोगों को, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्लेटफॉर्म देने के लिए। हमारे बीच में IPS अब्दुल रहमान साहब जो महाराष्ट्र पुलिस IG रहे हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं अब्दुल रहमान साहब और हमारे सरपरस्त और हमारे मौलाना खुर्शीद अहमद कुरैशी कासमी साहब, शेखुल हदीस दारुल उलूम मेरठ हमारे बीच में आ चुके हैं। उनकी सरपरस्ती में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारवा चल रहा है। जी जी अभी कराएंगे साहब को थोड़ा इमरजेंसी है। मैं सदर मोहतरम जनाब सनवर अली एडवोकेट से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे IG पुलिस मैं गुजारिश करूंगा
मुंबई की टीम से डॉक्टर साहब और अब्दुल रहमान साहब से कि वो आए और हमारे एक्स मिनिस्टर निसार खान साहब का इस्तकबाल करें। अब उनका इस्तकबाल करें। आया अमेंडमेंट आने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट होने के बाद 2014 के अंदर स्टेट पॉलिसी था जो महाराष्ट्र स्टेट ने एक्सेप्ट किया और ये गोवंश हत्याबंदी चालू हो गया। आज जो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मसले मसाइल है, आज मेरे यहाँ पर तमाम कुरैशी ब्रदर है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एनिमल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट से रिलेटेड आज हमने सनोवर साहब के जेर निगरानी में बॉम्बे हाईकोर्ट में रिसेंटली एक नया पिटीशन एनिमल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट को चैलेंज किया है, जो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट काफी जल्दी आपके लोग के सामने नजर आएंगे। और एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट और एनिमल क्रुएल्टी एक्ट, ये दोनों एक्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड है। तो इसके अंदर हमारी टीम में 2 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस भी है, जो हम सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह उसको अभी बहुत जल्द चैलेंज करने वाले हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन के आज जो तकलीफात पूरे महाराष्ट्र में आ रहे हैं, जैसे कि कोई भी गाड़ी के अंदर 6 जानवरों की परमिशन मिलती है और 6 जानवरों की परमिशन मिलने के बाद पहले उसको आरटीओ का सैंक्शन लेटर होना पड़ता है, आरटीओ का परमिट इशू करना पड़ता है। परमिट इशू होने के बाद उसका कंपार्टमेंट रहता है। हमारा ये बोलना है कि जो कंपार्टमेंट है वो काउस, बुल, बुलॉक्स, शीप्स, हॉर्स, डॉग्स के लिए अलग अलग रेंज पे है। जैसे कि कुछ गाय ऐसी रहती है जो बैठ नहीं सकती, कुछ गाय रहती है जो बैठी ही रहती है, कुछ हॉर्सेस है जो हॉर्स तो कभी बैठता ही नहीं, आप लोगों को जैसे पता है। डॉग्स के लिए कंपार्टमेंट है, लेकिन अब अगर हम एक ही ट्रक के अंदर 6 कैटल्स कभी लेके जाते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं तो अपने लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। और कुछ आरटीओ परमिशन ऐसी भी है कि ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर हमने कई आरटीओ का एप्लीकेशन किया, तो आरटीओ को यही नहीं पता है कि परमिट इशू कब होता है, कैसे होता है, कंपार्टमेंट कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है। ये बेसिक नॉलेज हमारे कोई कुरैशी बिरादरी को है ही नहीं। तो हमने इससे रिलेटेड आरटीओ को आरटीआई भी किया है कि तमाम कुरैशी लोगों को जल्द से जल्द जो भी एप्लीकेशन करता है आरटीओ परमिट के लिए उसको रिलीज करके एप्लीकेबल किया जाए। और रूल 96 ऑफ एनिमल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट के थ्रू उसको एप्लीकेबल करने के बाद जब वो कोई भी आदमी जब जानवर परचेज करता है, लोकल मार्केट से करता है या कोई समिति से करता है, तो उसको वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट रहता है whether the cattle was fit for the slaughtering purpose or not। ये चेक करने के बाद जब गाड़ियां लोकल रोड्स पे पकड़ी जाती है तो हमारे बिरादरी के लोग वो गाड़ियां छोड़कर भाग जाते हैं, जो बहुत ही सख्त अफसोस की बात है मेरे लिए। जो और नॉर्मल सी बात है कि कोई भी कैटल्स हम परचेज करते हैं तो उसके लिए दाखला पावती रहता है जो 100 रुपीज का रहता है ईच एंड एवरी बाजार के लिए, वो हम दाखला पावती परचेज नहीं कर पाते। परचेसिंग सेलिंग लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस इशू नहीं करते। परचेज करते नहीं है, परचेज कर नहीं पाते। परचेज करते हैं लेकिन लाइसेंस ले नहीं पाते। परचेसिंग सेलिंग का लाइसेंस बनता है शॉप एक्ट का, वो नहीं ले पाते। उद्यम आधार बनता है, वो नहीं ले पाते। दाखला पावती बनता है, वो नहीं ले पाते। इसके लिए हमको ये तकलीफात सहन करना पड़ती है। जो एनिमल फूडर रूल है, फूडर रूल में जो एनिमल्स है जो पैदल लेके जा रहे हैं उसके लिए एक स्पेशल रूल है। तो कई लोगों का ये बोलना है कि जब भी जानवर पैदल लेके जाते हैं तो एनिमल फूडर रूल 2001 के अंदर स्पेसिफिक ऐसा लिखा है कि एज पर एलिगेशन जब तापमान बाहर का 22 डिग्री सेल्सियस हो तो तुम कोई भी कैटल बाहर लेके जा सकते। हमने एक आरटीआई भी ऐसे किया डॉक्टर समद एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर के साथ मिलकर कि अगर कोई कैटल हमने घर से बाहर निकाला और अचानक से तापमान बढ़ गया तो हमने क्या करना चाहिए। उसका रिजल्ट अभी तक कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये जो हमने अभी रिसेंटली जो बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया उसमें एक ऑब्जेक्शन लिया है। और उसके साथ साथ अगर कोई एनिमल अपन ट्रांसपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट हाउस रहना चाहिए, मतलब बोले तो कोई भी जानवर को रुकने के लिए आरामगाह रहना चाहिए। बट लेकिन अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक भी रेस्ट हाउस अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। और तो और फार्मर्स को, हमारे जैसे कि एडवोकेट अजीम भाई
उन्होंने बताया कि फार्मर्स को ये जितने भी रूल्स है, एनिमल ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, एनिमल प्रिवेंशन एक्ट और क्रूरल्टी एक्ट, ये फार्मर परचेज हम उनसे करते हैं तो वो एप्लीकेबल क्यों नहीं होता, उनको क्यों आरोपी नहीं बनाते, हम ही कुरैशी लोग क्यों सफर होते। तो ये फार्मर्स जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, इसके अंदर जीआर में एग्जम्प्टेड है। उसको भी हमने चैलेंज किया है कि यो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, हम मुस्लिम है, हम कुरैशी है, तो हमको तो कास्टिंग बेसिस पे एप्लीकेबल वो जीआर नहीं कर रहे। ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर 457 सीआरपीसी के अंदर अपने कैटल्स रिलीज नहीं कर पाते, जेएमएफसी कोर्ट नहीं करते, सेशंस कोर्ट नहीं करते, हाई कोर्ट नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जाते। तो ऐसे कुछ जजमेंट्स हैं जो कि मैंने पर्सनली औरंगाबाद हाई कोर्ट, नागपुर हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट से पर्सनली लिया हो, जिसके अंदर बहुत सारे कैटल्स विदाउट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट्स हमारे काफी जानवर छूटे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अपने ऊपर एफआईआर होती है तो नॉर्मल जो सेक्शंस लगते हैं वो 5A, 5B, 5C, 5D, सेक्शन 11A, 11B, 11C, 11D लगता है, जिसके अंदर पनिशमेंट नॉट मोर देन 100 रुपीज है। ये बात कोई कुरैशी कम्युनिटी को मालूम ही नहीं है। जबकि अपन ने अगर कोई भी अपने को पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसको ये बताना चाहिए जो मेरे पे सेक्शंस लगा रहे हैं उसको मैं 100 रुपीज पेड करने को तैयार हूँ, मेरे को यहाँ पर पहुंची दो और यही मैटर खत्म करो। जी बिल्कुल, जो आपने बताया कि 100 रुपीज का है, लेकिन वहाँ पर जब 100 रुपीज की बात आती है सर, वहाँ पर बात मानी कहाँ जाती है? वहाँ पर नीचे से प्रेशर आ जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, अपने वाले जमा नहीं हो पाते, वहाँ पर पूरा बजरंग दल जमा हो जाता है। हमारे वाले कितने लोग रहते हैं वहाँ पर? वही तो बात भाई, अपने कुरैश कॉन्फ्रेंस हमने लाई इसलिए कि अपने लोग में वही बात बता रहा हूँ आपको। और जो चीज एप्लीकेबल, मतलब जो फुल परमिट में थी अभी भी गाड़ी की, अभी हाल ही में भी अच्छा एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें पूरे ट्रक को तोड़ दिया गया, ड्राइवर को इतना मारा गया, फिर भी उसके ऊपर एफआईआर नहीं, उल्टा ड्राइवर के ऊपर एफआईआर हुई है। भाई इसके अंदर यही सजेशन है हमारा, क्या अपने लोग कॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए नहीं जाते। जैसे हमें मैटर के अंदर औरंगाबाद हाईकोर्ट में अनीस कुरैशी के मैटर में गए कॉशिंग ऑफ एफआईआर में, उसके घर के अंदर जानवर पकड़े गए थे, तो जस्टिस सन साहब ने लिखे मेयर पोजेशन ऑफ कैटल इज नॉट अमाउंटिंग फॉर द स्लॉटरिंग पर्पस, यू कैन नॉट अज्यूम दैट दोस कैटल वुड बी स्लॉटर्ड। ये सनोवर अली कुरैशी साहब को मैंने जजमेंट बताया कि इसका ये मतलब होता है कि जानवर पालना ये मतलब ये नहीं कि आप उसको काट रहे। हाउ कैन यू अज्यूम दैट और हाउ कैन यू प्रिज्यूम दैट? तो इसका ये सोल्यूशन है कि अपने लोगों को सबको एक साथ होना पड़ेगा, एप्लीकेशंस करना पड़ेंगे, कमिश्नर एसपी के पास जाना पड़ेगा, मोर्चे निकालना पड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा पिटीशंस फाइल करना पड़ेगा। आज नियर फाइल है लेकिन अब तक रिजल्ट नहीं है उनको। नहीं तो अपन उसको फॉलो अप नहीं लेते हैं मेरे भाई। सर कितना फॉलो अप लेंगे हम लोग तो कितनी समझ नहीं रहे। नहीं मैं समझ सकता हूँ। अपना फीडबैक फॉर्म में आप देखो और जैसा होगा उस पर। यस सर। और जैसे हमारे आसिफ भाई ने बताया मॉब लिंचिंग होती है तो अपने पास कोई एप्लीकेशन नहीं करते, कुरैशी लोगों को उसका फॉलो अप नहीं लेते, कोई कमिश्नर एसपी के पास जाते नहीं। इसका सोल्यूशन यही है कि हम सब साथ में आ जाएं। बिल्कुल और ये काम करें मिलके। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसीलिए है क्योंकि जो लोग पहले जो कर रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया जी। और सारे एडवोकेट हैं। बिल्कुल एडवोकेट हैं जो कानून को जानते हैं, इसको फॉलो अप लेंगे। तो यही सिलसिले में आप लोग सारे एडवोकेट जमा हो गए इसके अंदर जी। हर चीज का एक डॉक्टर होता है, आदमी का डॉक्टर। हमारा हमारी जमात के लिए कुरैशी के अंदर एडवोकेट आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी सिलसिले में हमने आसिफ भाई अभी रिसेंटली नए जजमेंट जो सनोवर अली कुरैशी साहब हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनके थ्रू, नितिन गवारे पाटिल के थ्रू, जस्टिस साधना जाधव के थ्रू, जस्टिस पीआर बोरा के थ्रू एक कमेटी बिठाए थे आज से 1-1.5 महीने पहले जब साहब बॉम्बे के लिए आए थे। हमने वो पिटीशन फाइल की, उसके अंदर हमने 32 क्लॉजेस डाले जो ट्रांसपोर्टेशन एक्ट, पीला माल, काला माल, हर चीज एक चीज उसके अंदर कोई चीज एप्लीकेबल ऐसी जो छुट्टी नहीं, मॉब लॉन्चिंग से लेके हर चीज। और उसका इंशाल्लाह भी हमने इसको फाइल किया है और इंशाल्लाह अल्लाह चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, दरअसल हेलो, मैं सभी जनाब जितने भी यहाँ पर हाजिर हुए हैं, मैं थोड़ा सा अपनी बात की तरफ आप लोगों को मुखातिब करना चाहता हूँ। जो इशू है, हम लोग आज यहाँ क्यों जमा हुए हैं, मेन चीज़ ये है कि जो हमारी तकलीफें हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं और उसके लिए
ये जमा होकर इसके लिए कोई रास्ता निकालना ये अहम चीज है। और इसके लिए आज अहद कर कर हम लोग, चूंकि हम किसकी नकल करते हैं, हमारी जो जिंदगी है हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल कर कर अपनी जिंदगी को जीने की अगर तरतीब पे आ गए तो ये जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां हैं, वो मैं जहाँ तक जानता हूँ वो खत्म हो जाएंगी। और जिस तरह से हम बटे हुए हैं, जिस तरह से हम मसलक में, जिस तरह से हम बरादरियों में, ये चीजें बहुत तकलीफ दे हैं। और जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह संस्था काम करती है तो वो कोई ना कोई ऐसे लोग जिन लोगों ने अब से पहले मुल्क पर, इंसानियत पर कब्जा किया और कब्जा कर कर पूरे मुल्क को गुलाम बनाया, इसी तरह से हमारी कम्युनिटी में जब भी कोई ऐसी तहरीक या कोई तंजीम आती है तो लोग उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमें यहाँ देखने को मिलता है। अभी हम लोग प्रेस कम्युनिटी की बात अगर करते हैं, हालांकि प्रेस कम्युनिटी तो हमारा एक बहाना है, इंसानियत को जगाना है और इंसानियत के हकूक और उसके अदल इंसाफ की लड़ाई हम बिल्कुल तय कर चुके, लड़ रहे हैं। इसकी गवाही देखिए, हमारे बीच में IPS अब्दुल रहमान साहब अपने पद से इस्तीफा देकर कम्युनिटी की, कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके बीच में बैठे हैं। हमारे बीच में मौलाना खुर्शीद मुफ्ती साहब, खुर्शीद शेखुल हदीस मेरठ से ताल्लुक रखते हैं। आपके साथ हजारों उलेमा आज इस फील्ड में उतर चुके हैं जो इस लड़ाई को आपकी लड़ने को तैयार हैं। तो ये आपकी खुशकिस्मती है, या ये मान लो कि बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली थी और इसकी वजह से हम लोग आज इस टेबल पर बैठे हैं। तो यहाँ जो भी हाजिरीन है वो कोई अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार ना समझे, सब बराबर हैं। और यहाँ से इत्तफाक और एके की जो हम ये मिशन लेके चले हैं, हमारे बहुत सारे मौजू हैं, हमारी लीगल विंग्स हैं, हमारे एजुकेशन विंग है, आसान निकालने मिल सुन्नती विंग है, हम जहेज के खिलाफ भी बहुत खुलकर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में बड़ी बात यह है कि उलमाए किराम आज आपके बीच बैठे हैं, खवातीन बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं। तो देखिए, इसको, इस कॉन्फ्रेंस को आज इतिहास रच दो कि आपके बीच कुरैशियों की जो एक लड़ाई होती थी वो हम एहसास कमतरी के शिकार हो जाते थे, और हमारे साथ आज बहुत बड़ी ताकत हमारी अंदर की तकलीफ को समझ रहे हैं कि वाकई हमारे साथ दोनों ज्यादती हो रही है, चाहे वो जानवरों के नाम पर, चाहे वो तालीम के नाम पर। लेकिन हम लोगों ने जो मिशन उम्मत रसूल का ये चलाया है, जो हमारी खामियां हैं, वो एक दिन में दूर नहीं होंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने तय कर लिया, यहाँ जितने भी हाजरीन हैं, और दिल साफ और मन साफ कर कर खैमों में ना बटे, और इसका जो पैगाम जाए कि यहाँ से जाकर जितनी भी बात, जो भी काबिल एहतराम लोग यहाँ बोल रहे हैं, उनसे कुछ सीखें और हमें क्या करना है। मिशन बहुत सारा है, बहुत बड़ा है, इलेक्शन का भी है और बहुत सारी तालीम और तिजारत और तंजीमों के काम है। मैं आप लोगों को इस तरफ इशारा करना चाहता हूँ, बहनों को, बुजुर्गों को, कि इसको बहुत खुलकर ना बोलने की बात को लेकर हम लोग आने वाला बहुत बड़ा एक लड़ाई का वक्त है, उसको समझने की कोशिश करें, इख्तलाफ खत्म करें, छोटे बड़े, खटीक कुरैशी। और अभी खटीक वाला जो मसला आया, मैं उलमाए इकराम के बीच में ये बात कहना चाहता हूँ कि वो अपनी बहुत खूबसूरत अंदाज में बताएं कि अल्लाह के रसूल का जो आखिरी खुतबा है वो ये खटीक, छोटा कुरैशी, बड़ा कुरैशी, अंसारी, फलाना, बहुत सारी चीजों में जो बांटा है, उसको हम कैसे पैगाम पहुंचाएं। आज बहुत जरूरत हो गई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहीं के यहीं बैठकर, बेशक किसी भी मसलक को आप मानते हैं, मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन जो अल्लाह के रसूल का पैगाम है उसको, छोटा सा है वो आखिरी खुतबा, उस पर गौर व फिक्र करें और अहद करें सब लोग हाथ उठाकर कि हम इंसानियत की लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई किसी के साथ तकलीफ है तो हम दिल से साथ होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप लोगों से यही कहना चाहता था, ये मेरे दिल का दर्द है। और हमारे यहाँ जितने भी काबिल एहतराम हाजिर हुए, मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुरैश कॉन्फ्रेंस हर चीज पर वर्क कर रही है। हमारे सदर मोहतरम एडवोकेट सनोब अली कुरैशी साहब, चूंकि बहुत एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, और उनके साथ में हजारों लॉयर जुड़ गए, हमारे साथ बहुत बड़ी टीम जुड़ गई। बस सपोर्ट आपकी चाहिए और एक आवाज लब्बैक का एक नारा होना चाहिए। हमारे बीच में हमारे एक्स मिनिस्टर निसार खान साहब हैं, यूपी गवर्नमेंट में 5 साल रहे, उनकी भी खिदमत हमें मिल रही है। मैं नाम सबका लूंगा तो ये एक तरह से बहुत बड़ा लंबा वक्त चला जाएगा। मैं बस अपनी बात को खत्म करता हूँ।
अपनी इन चीज़ों को आज दिल पे यकीन के साथ तय कर लें कि हमें अल्लाह के रसूल की जो देखिए आपने पूरी चीज़ें जो भी चाहे वो सियासी है, लीडरशिप किसने की? अल्लाह के रसूल के से बड़ा कोई लीडर हो सकता है क्या? पूरी इंसानियत को पैगाम दिया, दुनिया को। तो भाई हम उसी की नकल करें। ये मेरा अपनी बातों को मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में काफी लोग हैं और बस आप लोगों से दरख्वास्त है मोहब्बत कायम करें और जो भी हमारी खामियां हैं, जो गुस्ताख में अंदर से गलतियां हैं, उनको एक दूसरे की माफ करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं आपका खादिम सीनियर नायब सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस सलीम अहमद कुरैशी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आप लोगों के मन में ये होगा कि बहुत सारी तंजीमें हैं और तंजीम आती हैं और चली जाती हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड का जो अभी तक का वर्क है वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा। हमारी ये जो संस्था है, ये 7/3/2023 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद हमने 14/4/2023 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर पहली मीटिंग की और 29/4/2023 को साउथ इंडिया में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी अफसर कुरैशी साहब ने बिदर शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक पंचायत में विधानसभा चुनाव में सेकुलर कैंडिडेट को वोट देने और पुराना कर्नाटक 20 बिल को वापस लागू किए जाने के लिए अपील की गवर्नमेंट से। राष्ट्रीय प्रधान सचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल एक तालीमी बेदारी कारवां जो है दिल्ली से रवाना हुआ और वो दिल्ली से बाई कार बाई रोड जो है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होता हुआ कर्नाटक के बिदर शहर पहुंचा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आसान निकाह अभियान कुरैश अन निकाह बिन सुन्नती विंग के नाम से चलाया जा रहा है। इसकी निगरानी हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी सलीम अहमद कुरैशी साहब और डॉक्टर इसरार कुरैशी साहब हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हाजी खुर्शीद आलम साहब राष्ट्रीय सचिव भी कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कुरैश बिरादरी को बीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए एक लड़ाई जारी है, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश महासचिव एडवोकेट शाहिद हसन कुरैशी जी ने की मेहनत से सरकार ने आयोग को नोटिस किया है कि वो सर्वे करे और अगर वो सर्वे में सही पाया जाता है तो उसको बीसी की लिस्ट में डाले। और दिनांक 6/7/2023 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को यूसीसी पर पत्र लिखकर अपनी राय दी गई और 21/7/2023 को एक बच्चे ने देश के अंदर नीट में 506 रैंक हासिल की। उस बच्चे को कुरैश कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोचिंग फीस 1 साल की अदा की गई चेक के द्वारा। दिनांक 25/7/2023 को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा में जो समय समय पर मीट की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, उनको जो है एक रिक्वेस्ट की गई कि इस तरीके से ना किया जाए। कानून के दायरे में सबको समान अधिकार है अपनी रोजी रोटी कमाने का, तो उसके लिए भी अपना एक विरोध दर्ज कराया हमने गवर्नमेंट को। और 27/7/2023 को हमने श्रीमती सोनिया गांधी एवं प्रियंका गांधी जी से कुरैश बिरादरी की समस्याओं को लेकर पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया और पार्टी में बिरादरी की हिस्सेदारी को लेकर भी निवेदन किया और उनसे मिलने का भी वक्त मांगा। 10/8/2023 को माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को एक पत्र लिखकर जयपुर नगर निगम में एकमात्र मुस्लिम महिला पार्षद रेशमा बेगम कुरैशी जी को जयपुर का महापौर बनाए जाने के लिए आवेदन किया, निवेदन किया। दिनांक 6/11/2023 को दिल्ली नगर निगम द्वारा लाए गए नई मीट पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली नगर निगम के महापौर और उप महापौर जी को ज्ञापन दिया गया और उस पॉलिसी में बदलाव के लिए मांग की गई, जिसमें हमारे डिप्टी मेयर साहब आले इकबाल साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों से बात कर इसके अंदर जो है अमेंडमेंट किया जाएगा और वो अभी रोक दिया गया। और 14/11/2023 को कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड द्वारा देश के कई जिलों व राज्यों में माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें जस्टिस सच्चर कमेटी को लागू करने का निवेदन किया गया। फिरोजाबाद में 11 मीट शॉप लाइसेंस के लिए जो है एनओसी नहीं मिल रही थी, अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा था,
तो आपकी तंजीम ने वहाँ नुमाइंदगी कर उन लोगों को लाइसेंस की NOC दिलाने में मदद की। झांसी में कुरैश कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों ने अपनी 2 जगह देकर उर्दू का जो मदरसा बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, उसके जरिए स्कूल चलाने का काम किया। अपनी 2 जगह दी है, उसमें स्कूल कायम किए गए। और झांसी के अंदर 100 मीट शॉप लाइसेंस कुरैश कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदगी में बनाए गए। झांसी में फ्री कैंप भी चलाया जा रहा है, आज भी चल रहा है, जिसमें पैन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कुरैश बिरादरी की जनगणना और झांसी टीम की मेहनत से सरकार द्वारा मुर्गा मछली मॉडर्न मार्केट वहाँ झांसी के अंदर बनाई जा रही है। महाराष्ट्र टीम ने, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आसिफ कुरैशी जी की सरपरस्ती में ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस कमिश्नर साहब से मुलाकात करके निवेदन किया गया कि ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की किसी भी गाड़ी को कोई भी प्राइवेट व्यक्ति चेक न करे। पुलिस कमिश्नर साहब ने मीडिया पर आकर निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति प्राइवेट व्यक्ति गाड़ी को चेक नहीं करेगा। चीफ सेक्रेटरी परिवहन होम डिपार्टमेंट महाराष्ट्र सरकार को ज्ञापन दिया गया कि जानवरों के यातायात प्रमाण पत्र जारी किए जाएं ताकि पशु व्यापारियों को पशु लाने ले जाने में आसानी हो। इस संबंध में विधायक अबू आजमी साहब से भी मुलाकात की गई और ज्ञापन दिया गया। दिनांक 13/12/2023 को चीफ सेक्रेटरी नगर विकास महाराष्ट्र सरकार को निवेदन दिया कामरी नगर परिषद स्लाटर हाउस व नागपुर सिटी स्लाटर हाउस को आधुनिकीकरण किया जाए और उसके लिए 29 करोड़ 13 लाख रुपए आवंटन किए जाएं ताकि दोनों स्लाटर हाउस को आधुनिकीकरण किया जा सके। 19/12/2023 को दिल्ली प्रदेश का एक अधिवेशन किया गया। कर्नाटक के बिदर शहर में कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हमारे अब्दुल नबी कुरैशी साहब की मेहनत से वहाँ पर जो पशु मेला जो पैंट कहलाई जाती है उसके लिए गवर्नमेंट से जगह मुहैया कराई गई। झारखंड के हजारीबाग में जो 100 साल पुराना स्लेटर हाउस था उस जमीन पर गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आई वहाँ कोई कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए। कुरैश कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी होकर उसको वहाँ रोक दिया गया और वो लैंड आज बचा ली गई है और 100 साल पुराना स्लेटर हाउस आज बाकी है। और दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, हमसे जो मदद हो सकती है हम वो करते हैं। एक बच्ची का जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर मेडिकल में कोर्स करना था, उसकी माली हालत कमजोर थी तो कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड ने उसकी एडमिशन 1 साल की फीस अदा की। एक बच्ची को जो बुलंदशहर मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में पढ़ती है उसके बच्ची के कोई नहीं है, 4 बहनें हैं और वालिद नहीं है, भाई नहीं है। तो उस बच्ची को पढ़ने का शौक है तो उसने हमसे कांटेक्ट किया और उसने अपनी जो है एग्जाम फीस अदा करने के लिए हमसे कहा। हमने तुरंत उसको उसी वक्त जो है पैसे ट्रांसफर करके किसी आदमी से उसकी जांच करा के कि वो सही कह रही है नहीं, एक आदमी से वेरिफिकेशन कराने के तुरंत बाद उसकी जो है एग्जाम फीस अदा कर दी गई। तो ये आज तक का आज हमारा सफर है और आज हम 6 जनवरी 2024 के अंदर महाराष्ट्र शहर में महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आज अधिवेशन यहाँ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से जुस्तजू जारी है। ये शुरुआत हुई थी, अभी इसके 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में ये वर्क है हमारा और आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप लोग हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े और जो अच्छा और भलाई का काम हो सकता है वो करें। हमारी कम्युनिटी, हमारी ये जो संस्था है इसमें हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने एक मौका दिया है कि हम जरूरी नहीं कि कुरैश बिरादरी के लोग इस संस्था के मेंबर बने। अगर कोई दूसरी कम्युनिटी का, दूसरी बिरादरी का आदमी आकर और दूसरे धर्म का आदमी आकर भी अच्छाई का काम कुछ करना चाहता है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे साथ जुड़े। तो इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं, साहब के बराबर में एक चैम्बर है, एडवोकेट साहब हैं, वो हमारे लाइफ मेंबर हैं और एक मशहूर हस्ती एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी भी हमारे लाइफ मेंबर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजारिश करेंगे अब्दुल रहमान साहब से भी तो हमारी संस्था में आप जो है मेंबरशिप के लिए जो है कहें कि हम आपको चाहेंगे कि आप हमारी संस्था के मेंबर बने। सर देखिए मेंबरशिप के साथ में ही सरपरस्ती है, पहला दर्जा हुई है। मैं अपनी बात तो मेरी ये है कि मेरे ये हुक्म हुआ था कि ये बात हमें बतानी है। अब मैं अब्दुल रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके जज्बात और आपके ख्यालात
कौम के लिए हमदर्द चाहिए जो आपने कहा उसका कहना है। नहीं अभी नहीं। मैं देखिए बात जी अब्दुल रहमान साहब की शख्सियत जो है देखिए किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है यही एक टॉपिक है और अब्दुल रहमान साहब एक क्रेडिबल अथॉरिटी हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए। अभी एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि 10 स्टेट से टोटल मुस्लिम जो है आउट एम्पावरमेंट से, 10 स्टेट से, जहाँ पर जो है वो 62 लाख भी हैं, 57 लाख भी हैं, 38 लाख भी हैं, यानी कोई मिनिस्ट्री में कहीं नहीं है जो रूलिंग क्लास का हिस्सा वो है ही नहीं। तो ये जो ट्रेंड अनटचेबल बनाने का जो ट्रेंड हो रहा है, ये ट्रेंड बहुत ही अलार्मिंग है। अब्दुल रहमान साहब ने पूरी एक किताब लिखी एक्सक्लूजन्स ऑफ द मुस्लिम्स, तो इस पे क्या है, क्या रोड मैप है, तो मैं आप गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात जो हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे और जो विजन्स ऑफ मुस्लिम्स है फॉर 2024 जनरल इलेक्शन उसके ऊपर अपने ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मौलाना खुर्शीद अहमद साहब, प्रोफेसर अजीजुद्दीन साहब, एडवोकेट सनोवर अली कुरैशी साहब, उत्तर प्रदेश के एक्स मिनिस्टर जनाब निसार खान साहब, मेरे बड़े भाई सलीम कुरैशी साहब और यहाँ पे मौजूद कुरैश बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सभी मौजूद मेहमान और कुरैश बिरादरी से मोहब्बत करने वाले लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा यह मानना है कि जब नेशनल लेवल का प्रोग्राम होता है तो इश्यूज भी नेशनल लेवल पे उठने चाहिए और डिस्कशन भी नेशनल लेवल के जो इश्यूज होंगे होने चाहिए। जो सोशल जो इश्यूज हैं, सोशल रिफॉर्म है कि हमने बेटियों की शादी की, हमने क्लासेज ऑर्गेनाइज किए, हमने निवेदन दिए, हमने एडमिशन करवाया, ये तो आपका कम्युनिटी इनिशिएटिव है और ये अच्छी काम है, ये होते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसको बाकी जो कौमें हैं उनको कॉपी करनी चाहिए। ये कम्युनिटी इनिशिएटिव है और इस काम को कीजिए, लेकिन नेशनल लेवल का अगर प्रोग्राम हो रहा है तो नेशनल लेवल की इशूज आप लोग डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आप मेंबरशिप ले लीजिए, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ट्राइब से आते थे और जब वो हिजरत करके मदीना पहुंचे तो जिन लोगों ने उनको पनाह दी उन्हें क्या कहा जाता है? अंसार कहा जाता है। तो मैं अंसारी हूँ। तो हम लोगों का रिश्ता ऑलरेडी है और आप कहेंगे तो मैं ऑफिशियली मेंबर भी बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जहां बुलाएं मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं आपको बता दूं कि जो खाटिक समाज है, कुरैश और खाटिक समाज में देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस, कोई ज़्यादा डिफरेंस है। अभी कुछ दिन पहले मैं नासिक में खाटिक समाज का जो करियर गाइडेंस प्रोग्राम था उसमें मैं था और उन लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया कि सर को जो ऑल इंडिया लेवल का जो खाटिक समाज का प्रोग्राम दुनिया में इस साल होने जा रहा है उसमें हमको इनवाइट किया जाएगा। तो आप लोगों से रिश्ता कोई ये नहीं है, गहरा रिश्ता है आप लोगों से और मैं हमेशा आप लोगों के प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, आप लोगों से भी मैं सीखना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो खाटिक समाज है वो शेड्यूल कास्ट स्टेटस के लिए कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा यह मानना है कि वो आप ही के भाई हैं, आप उनकी बिल्कुल मदद कीजिए, उनको मोरल सपोर्ट दीजिए, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दीजिए और जब भी दिल्ली में जाते हैं और अपीयर होने के लिए आप उनको सपोर्ट कीजिए। और आपको पता है कि भारत में लगभग 2-2.5% जो आबादी है, पूरे आबादी का, मुसलमान तो 14.2% है, लेकिन वो 14.2% में 2 से 2.5% ऐसे लोग हैं जो दलित हैं लेकिन उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा आज तक नहीं मिला हुआ। अगर शेड्यूल कास्ट का दर्जा उनको मिल जाता है तो उनको नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, उनको एडमिशन में आरक्षण मिलेगा, उनको पॉलिटिक्स में भी आरक्षण मिलेगा।
पूरे सीट का 2% कितना होता है आप बता सकते हैं? 543 का 2 से 2.5% कितना हो गया? 11 से 12 सीटें आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएंगी। 543 का 2.5% कितना होगा? 13-14 सीट होगा मुझे लगता है। 12 से 13-14 सीटें आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएंगी मुसलमानों के पूरे हिंदुस्तान में। तो आप उसकी लड़ाई लड़िए और जो आपके जो खाटिक समाज के जो बिरादरी के लोग जो सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। दूसरा इशू मैंने देखा यहाँ पे ये एक चार्ट बना हुआ है कि कुरैश बिरादरी का सेंसस किया जाए। आप लोगों ने देखा, आपको कहना चाहता हूं कि कास्ट बेस्ड सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस SECC, ये काफी पुराना मुद्दा है। ये जब 2009-10 जब 2011 का सेंसस होने वाला था उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने, रामविलास पासवान ने, यानी जितने जो सोशल जस्टिस के मुद्दे पे राजनीति करने वाले लोग हैं, सभी लोगों ने इस बात की मांग की थी कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। और जब तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी, ये पता नहीं चलेगा किस जाति के कितने लोग हैं और किस जाति के लोग जो हैं यहाँ के संसाधनों पे पूरी तरह से काबिज हैं, यानी कब्जा किए हुए हैं। और कुछ जातियां ऐसी हैं कि बिल्कुल वो पॉलिटिकल फील्ड से, एजुकेशनल फील्ड से और गवर्नमेंट के जॉब से बिल्कुल बाहर है। और बिहार ने उस काम को करके दिखाया है। आपको सेंसस करने की जरूरत नहीं है, आप कास्ट बेस्ड सेंसस को सपोर्ट कीजिए। अब तक तो जो ओबीसी बेस्ड जो पार्टियां थी, जो सोशल जस्टिस बेस्ड पार्टियां थी, जो सपोर्ट कर रही थी कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति पर आधारित जनगणना होनी चाहिए, आज उस मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है। राहुल गांधी अपने पत्रकार परिषद में बार बार उठा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कांग्रेस की और खास करके राहुल गांधी की, जो देश में जाति जनगणना कराना चाहते हैं और हर जाति को उनको आबादी के हिसाब से हक देना चाहते हैं। इस चीज को आपको सपोर्ट करना चाहिए और खुल करके सपोर्ट करना चाहिए। और आप जो धरना देना चाहते हैं, जो अपने जो पर्सनल इश्यूज पे, उस पर धरना नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि आप जो जाति निहाय जनगणना होनी है, जो जाति आधारित जनगणना होने वाली है, उस पर आप धरना दीजिए, तब देखिए कि आपको कितना सपोर्ट मिलता है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम्स है कि किसी भी स्टेट में जो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन या एनिमल स्लॉटर पे जो अचानक जो बैन आ जाता है, ये बैन देखिए, ये कहीं पर भी अगर इसको लीगल टेस्ट किया जाए तो लीगल स्क्रूटनी में ये कभी भी पास नहीं होगा अगर उसको प्रॉपर तरीके से चैलेंज किया जाए। इसमें जो कंपोनेंट है, यानी जानवर को पालने वाला किसान हिंदू है, वहां से ला करके बाजार में जो बाजार को जो ऑर्गेनाइज करता है वो हिंदू है, ट्रांसपोर्ट करने वाला हिंदू है, सिर्फ आप खरीदने वाले हैं। तो वो आखिरी टाइम में, यानी फाइनल जब डिस्पोजल होता है, वो भी हिंदू है। यानी 4-5 लोगों में सिर्फ 20% मुस्लिम्स है, 80% जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो हिंदुओं को जाता है। तो आपको अगर इस चीज को चैलेंज करना है तो आपके पास एक डेटाबेस चाहिए, आपको स्टडी चाहिए। आप अपने पैसे को इधर उधर खर्च नहीं करके आप एक्सपर्ट्स को लगाइए, आप IIM के प्रोफेसर्स को लगाइए, आप TISS के प्रोफेसर्स को लगाइए, JNU के प्रोफेसर्स को लगाइए, लगे तो बाहर के जो फॉरेन के जो प्रोफेसर्स हैं उनको बुलाइए, स्टडी कराइए कि भाई ये जो बैन जो लग रहा है इस पे हम पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला, ये भारत की इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट करने वाला है और इस बैन को हल्का हटाया जाए। और ये बैन जो है ये हमारे फेवर में नहीं है, ये बैन जो है पूरे लोगों के खिलाफ है, ये पूरे इंडियन इकोनॉमी के खिलाफ है, ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये हिंदुओं के हितों के खिलाफ है, इसलिए ये बैन हटनी चाहिए। तो जब भी आप एक कॉन्क्रीट लड़ाई नहीं लड़ेंगे और उसको डेटा से और एक स्टडी से उसको बैकअप नहीं देंगे, तब तक आपकी लड़ाई कामयाब नहीं होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं आप लोगों में से जो ये ऑलरेडी कर रहे हैं इस काम को, यानी स्टडी भी कर रहे हैं, कोर्ट्स में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आप वहां पे लड़ाई लड़िए और इस चीज को खत्म कीजिए। जब बैन ही खत्म हो जाएगा तो ये पकड़ना, इसको मारना, यहाँ पकड़ना, यहाँ ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी जो समस्याएं इसलिए हैं कि इनके पॉलिटिक्स में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। कुरैश की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं। कुरैश तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के 5 to 7% हो गई, यानी 14.2% को अगर हम 10% अगर लेते हैं तो कितना होगा, 1.4%।
1.5%, यानी आप मुस्लिम आबादी का 10% है और भारत की आबादी का सिर्फ 1.5% है। तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूरे मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि मुसलमान जो है पॉलिटिकल फील्ड से बिल्कुल एक्सक्लूडेड है, बिल्कुल आउट है। और उस चीज को हासिल करने के लिए आप अपने में पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। हमारी जो बड़ी बड़ी समस्याएं, जैसे आप पे अचानक आकर के आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है या काउ स्लॉटर पे बैन ला दिया जाता है, ये किस लिए लाया जाता है? क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून नहीं है। जो कम्युनल वायलेंस बिल बना था उसके खिलाफ कानून नहीं बना आज तक। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का जो स्टेट है तो आज तक वो पड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आज तक तो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हुए कि आपका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है। आपको प्रॉपर तरीके से रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन नहीं लाया गया। ये सारी चीजें आपके वक्त के प्रॉपर्टीज को ऐसे बंदर बांट किया जाता है जैसे उसका कोई देखने वाला नहीं, उसका कोई मालिक नहीं, उसका कोई बिल्कुल सहारा देने वाला नहीं है। इस तरह से लूटा जाता है और ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है। आपको पता है कि आप 78 एमपीज डिजर्व करते हैं और आज आपके कितने एमपीज हैं? 24 से 25 एमपीज हैं, यानी जो डिजर्व करते हैं आप उसके सिर्फ 30% आपको मिला हुआ, 70% का डेप्रीवेशन है। और वही डेप्रीवेशन सारे स्टेट्स में है। महाराष्ट्र में 33-34 एमएलए होने चाहिए, यहाँ पे 10 एमएलए हैं, यानी 30% सीटें मिल रही हैं, 70% सीटें हमारा कोई और लेकर के जा रहा है। तो इसका जो कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखता है और इफेक्ट यह है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, ये जो इलेक्शन जो आ रहा है, सबसे पहले तो जो हमारे संविधान और हमारे देश के ऊपर जो खतरा है उसको बचाना है। और वो खतरा को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि आप जो भी सेकुलर अलायंस बनता है, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए और पूरी तरह से जो फस्ताई ताकतें हैं, जो जुल्म और ज्यादती पे बिल्कुल उतरी हुई हैं, उनको सबसे पहले हटाइए और उसके बाद अपने जो राइटफुल जो क्लेम है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का, उसको भी आप साथ में डिमांड कीजिए। ऐसा नहीं कि हम जो है सिर्फ जो कम्युनल फोर्सेज है उनको हटाएंगे, हम ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बीजेपी को हटाएंगे, हम बिल्कुल हटाने में हम साथ देंगे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो राइटफुल जो अधिकार है, हमारा जो ड्यू जो शेयर है पॉलिटिक्स में, वो भी हमको हासिल होना चाहिए। यानी वोट देते हुए सेकुलर पार्टियों से आप ये भी डिमांड कीजिए कि आप जब टिकट देते हैं तो मुसलमानों को उसमें शेयर क्या। अगर महाराष्ट्र में 48 सीट्स हैं पार्लियामेंट की और यहाँ पे महाराष्ट्र में 11 से 12% मुसलमान हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे 5 सीटें मुसलमानों डिजर्व करते हैं। तो आप एनसीपी या कांग्रेस से ये डिमांड कीजिए कि हमको 5 जगह पे टिकट हमको दीजिए। अगर आप हमको टिकट ही नहीं देंगे तो हम चुनकर कहां से आएंगे? और हम आपको हमको टिकट नहीं दें और ये आप ये करें, एक्सपेक्ट करें कि हम आपको पूरी तरह से वोट करें, ये भी नहीं होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं इन दो चीजों को आकर के बैलेंस करने की जरूरत है। और आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जब यहाँ से आप जाएं तो गली मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में आप अपने बच्चों को कहिए जो 18 साल की उम्र के हो गए, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करें वोटर। जिनके नाम में चेंजेज हैं उनके नाम को दुरुस्त कीजिए। जिनके घर जिन लोगों ने अपना ट्रांसफर किया है लेकिन उन्होंने अपने एड्रेस को दुरुस्त नहीं किया, उस एड्रेस को दुरुस्त कीजिए। और इलेक्शन के दिन सारे काम काज को छोड़ करके, सारे ड्यूटीज को एक तरफ रख करके आप आकर के सबसे पहले आप वोट डालिए। ये आज आपकी मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये देश की भी जिम्मेदारी आप पर है कि आप सबसे पहले इस देश के कानून और इस देश का जो फिजा है जो खराब हो रहा है, उस चीज को आप बचाने की आप कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमाइंदगी के तौर पर तमाम पार्टियों से सौदा करने की कोशिश करें। सौदा अपने हुकूक का, कि आप हमसे सियासी सपोर्ट चाहते हैं, इसके बदले में आप हमको क्या देंगे। सीधा सीधा सौदा। आप हमसे इख्तिदार लेना चाहते हैं हमारी वोटों के जरिए, तो उस इख्तिदार में आने के बाद हमारी वोटों की कीमत के तौर पर हमारे हुकूक के सिलसिले में आपका क्या डोनेशन होगा, क्या खिदमत होगी, क्या अतिया होगा। जब तक ये सौदा बाकायदा पुख्तगी के साथ न हो जाए कोई मेहनत कारगर नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। इस पर आप हज़रात गौर फरमाएं।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज इस प्रोग्राम के अंदर एक अलमीज़ान स्कूलिंग सिस्टम, इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम का भी इनोग्रेशन है और उसमें जो है 50-50 हज़ार रुपये फ़िलहाल अभी हमारे कुछ साथी दे रहे हैं और वो हम कुरैश कॉन्फ्रेंस। मैं क्यों कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हूँ, इसके रीजन ये है कि मैंने देखा है कि कुरैश बिरादरी में एजुकेशन की बहुत कमी है। आप सब जानते हैं इस चीज को और एजुकेशन की अहमियत क्या है हमारे सारे मेंबर्स बता चुके हैं। इस बारे में मैं नहीं कहूंगी, पर मेरे जितने भी अजीज भाई हैं मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारी बिरादरी की कौम की तरक्की सिवाय एजुकेशन की नहीं हो सकती है और एजुकेशन की तरक्की सिवाय लेडीज की नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे सारे मर्द हजरात जो है 100 सालों से बिजनेस और कारोबार के इसमें काफी बिजी है, काफी तंजीमें आई है, वर्क की है। हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस ने पहली बार औरतों को इतना इम्पोर्टेंट दिया है और एक्सेप्ट किया है। मैं तमाम औरतों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारी कॉन्फ्रेंस से जुड़कर एजुकेशन की अवेयरनेस अपनी सोसाइटी में, अपनी बिरादरी में, अपने एरिया में और अपने पूरे नेशन में करने की हमारे साथ जुड़ के कोशिश कीजिए। मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि औरतों को अपनी घर की चाहे माँ, बहन, बेटी अगर वो इस्तिताअत रखती है कि बाहर निकल के कुछ बोल सके, कुछ कर सके, उन्हें ये मौका जरूर दे कि वो बाहर निकले, समाज के काम करे और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को सुधारने का और अवेयरनेस पैदा करने का काम करे। सारी बिरादरी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी घर वाले जितनी भी औरतें हैं उनको इस काम में लगाए। सोशल एक्टिविटी का काम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमारी बिरादरी ने कभी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझा और इस काम को बुढ़ापे के लिए रखा है। पर आप अभी जिस एज में भी हो, अभी थोड़ा काम स्टार्ट कीजिए एजुकेशन अवेयरनेस का, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो एजुकेटेड होंगी। सभी अपने अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं, एक बच्चे की भी पढ़ाई के लिए एफर्ट कर सकते हैं तो अपने आसपास के एरिया में, अपने खानदान में, अपनी फैमिली में देखिए, उसको सपोर्ट कीजिए। जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है वो फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। जो अगर कोई और किसी को करियर गाइडेंस की जरूरत है तो सपोर्ट कीजिए। हम कुरैश कॉन्फ्रेंस में काफी सारी इस चीज पे एजुकेशनल लेवल पे मेहनत कर रहे हैं। हमने दिल्ली में एक एजुकेशन काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट किया है जहां पे बच्चों को फ्री में काउंसलिंग दी जा रही है। ये उनकी करियर और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी, उनके आगे इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने लेडीज के लिए दिल्ली में असलम साहब जो लखनऊ से है, उन्होंने एक लेडीज ग्रुप स्टार्ट किया है जहाँ पे हम उनको दीनी तालीम देंगे, दुनियावी तालीम की अहमियत भी बताएंगे। तो ऐसा करके हम लेडीज को ज्यादा से ज्यादा अपने कुरैश कॉन्फ्रेंस में और सारी मुस्लिम लेडीज को इसमें जोड़कर काम करना चाहते हैं। आप सभी लेडीज से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ 1, 2, 3 जितने भी जोड़ सकते हैं लेडीज को जोड़ो। और मेरे सारे भाइयों से और मेरे सारे आलिमी दीन के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आप भी लेडीज को इस काम में शामिल करने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम कीजिए। मस्जिदों में जो टॉपिक होते हैं उनके भी लिए इंतजाम कीजिए, एजुकेशन के लिए बोलिए और औरतों को भी बाहर निकल के या पर्दे में रह के काम करने के लिए बोलिए। पर जरूर आप लोगों का इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है इसके लिए। तो मैं सभी आलिम दीन से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मस्जिदों में जो भी इज्तिमात होते हैं या जो भी बातचीत होती है उसका पार्ट लेडीज के लिए भी बनाए, उनके लिए भी इंतजाम करे। कुरैश कॉन्फ्रेंस से हम क्यों जुड़े, क्योंकि कुरैश कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा एजुकेशन पे वर्क कर रही थी। वुमेन को इन्होंने जोड़ा, यूथ को जोड़ा है और ये तंजीम पिछले कई सालों से चलने वाली तंजीमों से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे लोग लॉयल्टी से काम कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी है, ये जितना भी जैसे वर्क कर रहे हैं बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो मैं सारे बिरादरी के मेंबर से, पूरे बॉम्बे की बिरादरी जो यहाँ पे जुड़ी हुई है और अलग अलग स्टेट से जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने साथ सभी लोगों को जोड़े। मेरी बहुत ज्यादा दुआ है कि मेरी पूरी बिरादरी एक हो, पूरे मुस्लिम एक हो और हम मिल के काम करें। हम में कभी भी ये दरार न रहे कि वो तंजीम के साथ मैं क्यों जुड़ूं या इस तंजीम से क्यों जुड़ूं। ये सब चीजें छोड़कर हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और मिलकर साथ में काम करें ताकि हमारी समाज की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। माशाल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया मुझे वक्त देने के लिए आशिकीन भाई।